आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया, तो मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मैं कांग्रेस के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले 50 साल में, इन द लास्ट 50 years, द ईयर्स विच आर हैविंग द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2017 3.33, 2019 3.73, 2004 3.77, 2001 3.78, 2003 3.81, 2018 3.94, 2000 4%, 2005 4.2% और इस समय 5%। 5% के नीचे की जो लोएस्ट टॉप 10 है, उनमें से 8 या 9 वर्ष हमारे शासनकाल के हैं। यह हकीकत है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट के जो टॉप 10 हैं ईयर्स, उसमें वर्तमान समय में हम G7 कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ हैं। परंतु उसमें भी यदि देखा जाए तो भारत में पिछले 10 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में 2021, 16, 15, 4 और 3 यानी अधिकतम हमारे कार्यकाल में हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए साहब निगेटिव ग्रोथ रेट कब रही है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन कब रहा है, तो 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। विकास दर 1.19%, महंगाई की दर 26%। और पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है, वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ
कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। फिर आपको ये भी ध्यान हो, आज उनके अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में। यही बोला था ना आप सबने, और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है। और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, मगर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जिसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। दूसरी बात, वो सब डॉक्टर इंजीनियर तो सब आजादी के बाद नेहरू जी की कृपा से बनने शुरू हुए। और डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का आपने नाम सुना होगा, वो चाइना और जापान की वॉर में मदद करने के लिए 1930-32 में डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे। और हमारे विचार परिवार के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिए थे 1920 में ही। मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूं, भारत की वायुसेना 1932 में बन गई। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए एयरलाइंस कब बनी थी, टाटा की एयरलाइंस। परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में। जब 60% पार की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं इस पे दूसरा बिंदु बताना चाहता हूं, आपको ध्यान हो, खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा, ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे, 3 में तो अभी सरकार है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले, तो कितने दे दिए थे। ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो आज ये तथाकथित न्याय, देखिए कितनी मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। आपका इतना बड़ा बैगेज, और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया,
जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, वो न्याय ये था कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थीं और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थीं। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। हाँ, विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय ये है कि फोटो विदेश की लग गई है। ये गंभीरता की बात है। यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे, मोदी जी से लड़ने के लिए विदेश में जाके गुहार तो लगाते थे, अब विदेश से उधार लाकर फोटो भी लगाने लगे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में एकजुटता, श्रेष्ठता के साथ हर गरीब को न्याय देता हुआ, विकास के नए पथ पर ले जाता हुआ, सुरक्षा को सुदृढ़ करता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ, केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए, भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। धन्यवाद। नहीं, मैं बिल्कुल, जो आपने पहले कहा कि पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा, तो सुरक्षित नहीं, सर के ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि मैं पुनः ये बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रौंद कर पार्लियामेंट में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। शाहबानो केस 1985, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 400 की प्रचंड मेजॉरिटी थी, यानी राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी के समय में। तो वो ये करके दिखाएंगे, वो समानता की बात नहीं करते, वो सीधे सर पे रखने की बात करते हैं। दूसरा बिंदु आपका क्या था? यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये कुछ ऐसी हो गई, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। तो मुझे लगता है मगर देश की जनता को भली भांति समझ में आए। अगला आपका तीसरा बिंदु था, हाँ, सीए को लेकर मैं अवश्य बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों को और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, सीए को लेकर 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी गठित हुई जिसमें था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करना है।
उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। उसमें जो सदस्य थे उसमें जनेश्वर मिश्रा जी, ध्यान दें, लालू प्रसाद यादव जी और सपा। उसमें सदस्य थे स्वयं लालू प्रसाद यादव जी, राजद वाले ध्यान दें। कपिल सिब्बल जी, अंबिका सोनी जी सदस्य थे, कांग्रेस वाले ध्यान दें। और उसने कमेटी ने संस्तुति जानते क्या की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप देनी है। और सुनिए, 2003 एमएचए की कमेटी हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी, जिनके सदस्यों के नाम मैंने बताए, उसके बिंदु क्रमांक 9 पे उन्होंने लिखा था कि इन देशों के मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस एक्ट के तहत नहीं देनी है। बताइए साहब, इसीलिए कहा जाता है, अब बाकी सब तो बहुत सारी चीजें मैं दोबारा नहीं गिराना चाहता, वो बोला क्या था, सरकारों ने प्रस्ताव क्या पारित किया था, संसदीय कमेटी में लिख के कुछ और आते हैं और बाहर कुछ और दिखाने लगते हैं। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाकी आप लोग आगे खुद समझ पाते हैं। शैलेश जी दूरदर्शन, शैलेश जी दूरदर्शन। वैसे जहां तक चुनावी प्रक्रिया की बात है तो भारतीय संविधान के अनुसार उस प्रक्रिया के संचालन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। तो राजनीतिक दलों को उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने से बचना चाहिए और जब चुनाव आयोग उन्हें आमंत्रित करता है सुझाव देने के लिए, तभी सुझाव देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सुझाव देते हैं तो साफ समझ में आता है कि आपका उद्देश्य राजनीति करना है। अनामिका जी। और वैसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, यदि उनको इस बात पे आपत्ति है तो बड़ा देखिए कितना मजेदार बात वो बताते हैं। उनको ईवीएम को लेकर शक होता है, मगर साहब ईवीएम पंजाब में अच्छा काम करती, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में काम सही नहीं करती, दिल्ली में अच्छा काम करती है। और राजस्थान में 2018 में सही काम करती, 2023 में गड़बड़ हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी 2018 में सही काम करके 2023 में गड़बड़ हो जाती है। फिर वो बंगाल में, तेलंगाना में और आंध्र में तो बहुत सही काम करती है। अब क्या बताएं, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है देश की जनता को यदि वो ये बताना चाहते हैं तो शायद इसीलिए उनको वो संज्ञा दी गई थी, जिस कारण जो अब औपचारिक रूप से बोलना उचित नहीं है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मुझे लगता है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर मैंने कहा ना, 4 पीढ़ियों से जो उनका स्टैंड रहा है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू जी के समय बनी, 1953 रिपोर्ट आई, 1955 कांग्रेस रही 77 तक, 22 साल शांति। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, गठित हुआ 1978, रिपोर्ट आई 1980, तब तक इंदिरा जी आ गई, 9 साल शांति। तो जिन लोगों ने स्वयं कथनी ये करनी ये की है, उनकी कथनी भरोसा नहीं कर सकता। और मैं पुनः एक बात भी बता देता हूं, ये जो बाकी दल हैं जनता परिवार के, ये जो कहना चाहते हैं, इनके भी बहुत साफ बता देना चाहता हूं, इन लोगों का कभी भी समाज के वर्गों को वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने से कोई लेना देना नहीं था। ये सब कुछ इनकी सेल्फ राजनीति से गवर्न था। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आज की पीढ़ी जाके चेक कर ले, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 7 अगस्त 1990। नवंबर 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, 11 महीने नहीं हुई। और आप बड़ा लॉजिकली सोचिए, 8 दिन बाद 15 अगस्त था और वो उनका पहला 15 अगस्त था। 15 अगस्त को घोषणा क्यों नहीं की? इस पे किताबें उपलब्ध हैं। शरद यादव जी ने एक किताब में स्वयं लिखा हुआ है कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और उन्हें लग रहा था कि उस रैली में इतनी भीड़ आने वाली है कि जनता दल टूट जाएगा। और जनता दल की अंदरूनी राजनीति को बचाने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि उस समय तक स्वर्गीय देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, ताकि बाकी लोग जाने ना पाए। अर्थात सामाजिक न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं था, इनका उद्देश्य अपनी सत्ता को बचाने के लिए था। इसीलिए उनको वास्तविकता में न सत्ता मिली और न वो न्याय वास्तविकता में मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिया है, व्यवस्थित ढंग से दिया है, सबका साथ सबका विकास के साथ। रविकांत जी, टाइम्स नाउ। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा है कि
दिया वो ठीक है, नहीं तो बाकी बाद में हम हिसाब किताब के दौरान। नहीं, वैसे जहां तक हिसाब किताब की बात है, किताब तो शायद उनके हाथ से बहुत अर्ली एज में छूट गई थी और हिसाब करने के लिए जनता बहुत सक्षम है। अरुण जी सीनन। मुझे लगता है कि इस तरह की खबरों के बारे में विदेश मंत्रालय उपयुक्त ढंग से जवाब दे सकता है। इस पर हमारा बोलना उचित नहीं है, परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इस ढंग की खबरें आ रही हैं। इससे पहले क्या खबर आती थी कि पाकिस्तान वाले आए और घुसकर भारत में इतने लोगों की हत्या करके चले गए, इतने धमाके करके चले गए। कहां? दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, चंडीगढ़ में धमाका, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, गया, पटना, फैजाबाद, लखनऊ, बनारस, नागपुर, जयपुर, कोयंबटूर, कहां नहीं होता था। तो थोड़ा हेडलाइन बदली है, मगर इस हेडलाइन बदली की वास्तविकता के बारे में मुझे लगता है कि अखबारों में जो भी बातें छपती हैं वो कितने आधार पे होती हैं, इस पे उपयुक्त उत्तर विदेश मंत्रालय देगा। सुचित्रा ये नहीं कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में, हालांकि विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है लेकिन मैनिफेस्टो में है, इसलिए पूछ रही हूँ। कांग्रेस सेज इट विल रिपेयर रिलेशन विद द मालदीव्स एंड विल वर्क टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो ऑन आवर बॉर्डर्स विद चाइना टू इंश्योर दैट एरियाज वेयर बोथ आर्मीज पेट्रोल इन द पास्ट आर अगेन एक्सेसिबल टू आवर सोल्जर्स। वी विल टेक द नेसेसरी स्टेप टू एडजस्ट आवर पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना until this is achieved. No, we have already seen that how they have tackled the border issues. Prime Minister has also given an example from Kachcha Thivu to Aksai Chin. वो पूरी कहानी बता रहा है और बॉर्डर इश्यूज के ऊपर चाइना के साथ वो सारी बातें क्या बताने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश बनने के बाद 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, तब तो पीओके सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब हम कहते हैं ये कर देंगे और वास्तविकता ये, अरे बाकी छोड़िए, अभी मैंने जो बोला, पाकिस्तान आकर घुसकर मारकर चला जाता था और वो सिर्फ गुहार लगाते रहते थे। अब हम जाते हैं और घुसकर मारकर चले आते हैं, वो गुहार लगाता है। इतना बड़ा परिवर्तन तो लोगों को नजर आता है। सुरजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, भाजपा के चुनावी अभियान के लिए राहत की बात है, घोषणा पत्र नहीं, देखिए, हमारी राहत की बात यह है कि हर व्यक्ति को विकास की किरण उस तक पहुंचे। जो हम सत्ता में नहीं थे, जब हम कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा, कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो मोदी जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी वो उन लोगों के लिए आपस में सोच की बात है, कौन दल क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को, मोदी जी ने लक्ष्य रखा है विकसित राष्ट्र बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। उनका लक्ष्य है हमार बिटवा, हमार बिटिया को किसी भी प्रकार से सत्ता में स्थापित करना और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत करना। आखिरी प्रश्न। I would like to remind that who has brought CBI under Prime Minister office? इंदिरा गांधी। मतलब इसीलिए मैंने कहा ना, वो लिखने से पहले सोच लिया करें। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड, व्हेन दे ट्राई टू पुट द एलिगेशन कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद वो जेल में जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि जिस केस में राहुल जी और सोनिया जी बेल पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी। डीएमके के नेता कनिमोझी और ए राजा जेल गए 2011, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी जेल गए 2010, हमारी सरकार नहीं थी। एक और बात बता दूं, वो कहते हैं उनकी सरकार में एक भी निर्णय उनकी सरकार ने नहीं किया था। ये सारी रिट पिटीशन डाली गई कोर्ट ने और कोर्ट के आदेश पे जेल में गए। और आगे सुनिए, 2006 शिबू सोरेन जेल में गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी के ऊपर, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ। मतलब बताइए, इतनी लंबी हिस्ट्री शीट है और कह रहे हैं अभी वाला थानेदार हमें परेशान कर रहा है। मतलब इस पे तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आज भी उनकी सरकार है और हेमंत सोरेन जी अरेस्टेड हैं।
और ये कोर्ट के द्वारा प्रूवन केस बता रहा हूं, जिसमें कोर्ट ने, अभी कोर्ट का जजमेंट इसी पे तो आया ना, कि अब आगे से कोई बच नहीं पाएगा कि रिश्वत देकर वोट दे दिया तो और उसको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी। ये हम 2024 में बैठे, 1994, मतलब आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना, 20 बरस पहले की बात है, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है। तो मैं वही पंक्ति इनके भ्रष्टाचारी मंसूबों और नियत के लिए कहना चाहूंगा कि मानवीय दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक सवाल मेरा भी है, आपके अंदाज में सुधांशु जी मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें इलेक्टोरल बोर्ड की जांच की बात कही है उन्होंने सत्ताधारी, वो कहते हैं कि मेरे झूठ को तुम खोलो और तोलो भी, लेकिन तुम्हारे सच को भी तराजू पे रखना। इलेक्टोरल बोर्ड पर क्या कहना? प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2014 से पहले का अपना भी डिटेल दे दें, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड का दे दें। बड़ी मजेदार बात है, देखिए वो जो मैंने बात बोली ना, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो लेता चला गया, 1461 करोड़ के लेता चला गया और उसके बाद भी आके चीखता चला गया। इसलिए देश की जनता इस मामले में प्रबुद्ध है और इसीलिए कहा गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। हिमांशु जी आखिरी क्वेश्चन, अब आखिरी बहुत देर हो गया है। देखिए, इस विषय पे जो आधिकारिक हमारे शिक्षा मंत्रालय के लोग होंगे वो बता सकते हैं, परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला आंदोलन था जो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह हुआ। जेपी आंदोलन भी नॉर्थ में ज्यादा था और उस आंदोलन ने पूरे देश की सोच और व्यवस्था में एक बदलाव लाया और जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था में ही बदलाव लाया। जब तथाकथित बाबरी ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 1 बिलियन के नीचे था। रुपये का डिवैल्यूएशन 2 बार हुआ था, अगस्त जुलाई 91 और सितंबर 91, ठीक। और उसके बाद जब कोर्ट का जजमेंट आया कि खुदाई होगी और नीचे मंदिर का ढांचा निकल आया, वो कौन सा ईयर था? 2003। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। जब जजमेंट आया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2019 में 500 बिलियन पहुंचा और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो 600 बिलियन पहुंचा। इसलिए देखने के नजरिए बहुत हैं, जरा चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। नहीं, जो ये वॉशिंग मशीन की बात करते हैं कृपया वो बता दें गंदगी गठरी कहां पे है। मतलब मुझे लगता है एक कहावत होती है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, पर मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपने मुंह मियां फजीयत बनना। मतलब आप, आश्चर्य की बात है, आप घोषणा कर रहे हैं अपने को, अगर उनसे पूछे नहीं हम भ्रष्टाचारी थे, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हमारे लोगों ने इतना किया था, बिल्कुल काजल की कोठरी है, बिल्कुल काला था हमारा। मुझे लगता है उनसे यह पूछना चाहिए कि पहले आप स्टैंड चेंज कर लिए, हमने स्टैंड नहीं चेंज किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, हमने किसी से कोई केस विड्रॉ नहीं किया है, कोई व्यक्ति कहीं भी रहा हो, आरोप था, विपक्ष में रहते हुए हमने आरोप लगाया था, हमने आरोपों को विड्रॉ नहीं किया। उन्होंने सत्ता में रहते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज कहते हैं सब कुछ हुआ था। तो पहले उनसे पूछ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ था या सब कुछ हुआ था, फिर कुछ जवाब हम आपको दे देंगे। धन्यवाद।